हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक गो एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गो एकेडमी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारे पेपर्स की तैयारी होती है। बस गो एकेडमी के साथ आप बने रहिए। क्वेश्चन है, श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। श्रव्य भाषावाद यानी कि ऑडियो लिंग्विस्टिक मेथड, या इसको ऑडियो लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं, ये किस पर निर्भर है? एक बात याद रखिएगा, सीटेट के एग्ज़ाम में, जैसा कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, 60 क्वेश्चंस लैंग्वेज के पूछते हैं, है ना। 2 लैंग्वेज इसमें चूज़ करने पड़ते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, है ना, जिसमें से 15 क्वेश्चंस पैसेज में पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागोजिकल यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं। बहुत इजी होते हैं। लैंग्वेज का एरिया स्कोरिंग एरिया होता है। पेडागोजी के क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। बस आप एक्सरसाइज कीजिए और वीडियो को गौर से देखिए और जो बातें यहाँ बताई जा रही है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपकी मुझे उम्मीद है 30 में से 30 करेक्ट होंगे। बस पूरी वीडियो को बगैर किसी स्किप किए हुए देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। श्रव्य भाषावाद किसे कहते हैं? ऑडियो लिंग्विस्टिक, है ना, या ऑडियो लिंग्विस्टिक मेथड। ये किस बात पर निर्भर करेगा? भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सीखने में, यानी कि लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में सीखने में श्रव्य भाषावाद निर्भर है। दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा को प्रयोग करने में तथा मातृभाषा को निषेध करने में, लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। लक्ष्य भाषा को प्रयोग करने में तथा मातृभाषा को निषेध करने में, है ना। श्रव्य भाषावाद इस पर डिस्कस नहीं करता है। इस पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है। इसमें प्रत्यक्ष विधि जो होती है, डायरेक्ट मेथड, वो लक्ष्य भाषा को सीखने की बात करता है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड जो विधि होती है वो लक्ष्य भाषा को प्रयोग करने की बात करता है। और लक्ष्य भाषा से अनुवाद यानी कि ग्रामर यानी कि ट्रांसलेशन, वो ग्रामर विधि होती है। व्याकरण विधि होती है, वो अलग विधि होती है। ठीक है। श्रव्य भाषावाद में दोहराव, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज पर बात होती है। एक्सरसाइज पर डिपेंड होता है, यानी कि बच्चा ऑडियो के माध्यम से, है ना, सीख रहा है, सुन के सीख रहा है, तो बार बार सुनता है, एक्सरसाइज करता है। तो दोहराव तथा एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास की आदत डालने पर श्रव्य भाषावाद पूरी तरह निर्भर है। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी इसका सही आंसर होगा, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल को आकलन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? यानी कि लिखने की राइटिंग स्किल को चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड, है ना, कौन सा हो सकता है? पाठ्य पुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी को पूछ लेंगे। ये सबसे बेकार तरीका होता है। आपने जो आपके पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप उसके आंसर पूछें तो बच्चा रट के जवाब दे देगा। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट, कोई अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इम्प्रूव नहीं होने वाला। श्रुतलेख जिसको आप डिक्टेशन कहते हैं, है ना, डिक्टेशन से बच्चे का लेखन कौशल का बेहतरीन आकलन नहीं हो सकता है। अपने अनुभव लिखना, अपना एक्सपीरियंस लिखना,
अपना एक्सपीरियंस लिखना, ये बहुत ही अच्छी बात समझी जाती है, बहुत ही अच्छी बात टीचिंग पेडागोजी में बहुत ही पॉजिटिव बात समझी जाती है कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस को लिख रहा है ना। ये उसकी राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन विधि और सबसे बेहतरीन तरीका होता है। सुलेख प्रतियोगिता, सुलेख यानी कि बेहतरीन खूबसूरत लिखने से, बढ़िया बढ़िया अक्षर बना के लिखने से उसके लेखन कौशल का आकलन नहीं हो सकता। असल बात है, मेन बात यह है कि आप उसकी थिंकिंग पावर को चेक करना चाहते हैं, है ना। वो बच्चे की थिंकिंग पावर किस हद तक डेवलप हुआ है, उसकी राइटिंग स्किल से वो रिफ्लेक्ट होता है। जब वो बच्चा अपना अनुभव अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी भाषा में एक्सप्रेस करेगा तो उससे बेहतरीन उसके लेखन कौशल का पता चल सकेगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। श्रुतलेख, इमला या सुलेख, ये सब कुछ हद तक आपको कन्फ्यूज़न कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों ऑप्शन या चारों ऑप्शन में सबसे बेहतरीन और अच्छा ऑप्शन जो है वो अनुभव लिखना है ना। यानी कि इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है कि जब बच्चा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। तो इस तरह थोड़ा पेडागोजी की क्वेश्चन तो थोड़े से मतलब सिमिलर तो होते हैं ऑप्शंस, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी विद्यार्थियों को सहायता करता है। कहानी सुनना किस बात की सहायता करता है? अनुशासन में बैठने में, कक्ष में एकाग्र होने में, कक्षा के वातावरण से आनंद लेने में, अपनी कल्पनाशील शक्ति या कल्पनाशीलता के विकास करने में। इन चारों ऑप्शन में जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अनुशासन में बैठने में किसी हद तक ठीक है कि बच्चा कोई कहानी ऐसी सुन रहा है जिससे बच्चा काफ़ी उसको इंटरेस्ट लेके बेहतरीन से अच्छी डिसिप्लिन में बैठा हुआ है। कक्ष में एकाग्र होने में, कक्षा के वातावरण। लेकिन इन चारों ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अपनी कल्पनाशील की शक्ति के विकास में, अपनी कल्पनाशीलता को यानी कि इमेजिनेशन पावर को डेवलप कर रहा है। यानी कि बच्चा कोई कहानी को, कोई स्टोरी को सुन रहा है और उससे वो अपनी इमेजिनेशन पावर को डेवलप कर रहा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है ना। कहानी सुनने से बच्चे की कल्पनाशीलता यानी सोचने की योग्यता, एबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपको बेस्ट की तलाश करना है पेडागोजी की क्वेश्चन से, बेस्ट, सबसे बेस्ट जो होगा उसी पे टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करता है। निदानात्मक परीक्षा यानी कि डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट किस बात पर निर्भर करेगा? डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन या निदानात्मक परीक्षण कब लिया जाता, किस लिए लिया जाता है, किस बात पर निर्भर करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना। शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, यानी कि शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल, शिक्षा जो टीचिंग कर रही है और बच्चे के लर्निंग दोनों के अंतराल पर, यानी कि कितने ड्यूरेशन पर ये निदानात्मक परीक्षण असेसमेंट लिया गया है, इस पर डिपेंड करेगा। व्याकरण के नियमों पर, रूल्स के नियमों पर, निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, या अधिगम में पिछड़ने के कारण को समझने पर। निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि बच्चा
क्लासरूम में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बैकवर्ड क्यों है, पीछे क्यों है, वो पिछड़ा क्यों है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है। निदानात्मक परीक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बच्चे के पिछड़ेपन को जानना, बच्चे के पिछड़ेपन को जानना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, है ना। निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, यानी कि जो आप निदानात्मक रेमेडियल क्लास, एक बात और याद रखने की, निदानात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल क्लास कब लेते हैं? निदानात्मक परीक्षा के बाद आप रेमेडियल क्लास लेते हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, निदानात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल क्लास कब लिया जाता है? निदानात्मक परीक्षा के बाद पश्चात लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निदानात्मक परीक्षण लगभग पेपर 2 या पेपर 1 में कोई ना पेपर में किसी न किसी पेडागोजी के एस्पेक्ट में आपको पूछा जाएगा ही। आप इसको नोट कर लीजिए, निदानात्मक परीक्षा यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रवण का उदाहरण है? सस्वर पठन, कहानी सुनना, रेडियो प्रसारण, गीत गाना। क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में कौन सा एक श्रवण, इसमें श्रवण से पहले प्रमाणिक श्रवण ऐड कर लीजिए, है ना। प्रमाणिक श्रवण यानी कि ऑथेंटिक लिसनिंग का उदाहरण क्या है? किससे ऑथेंटिक लिसनिंग होता है? सस्वर पठन, अच्छे से ताल सुर में पठन करना, ये प्रमाणिक लिसनिंग होगा, ऑथेंटिक लिसनिंग होगा। कहानी सुनना, ऑथेंटिक लिसनिंग होगा। रेडियो प्रसारण या गीत गाना। सस्वर पठन से ऑथेंटिक लिसनिंग नहीं होगा, है ना। कहानी सुनना ज़रूरी नहीं है कि कहानी वो ऑथेंटिक ही हो, वो इमेजिनरी भी हो सकती है। रेडियो प्रसारण, ये किसी हद तक सही बात है कि रेडियो प्रसारण न्यूज़पेपर्स, है ना, न्यूज़ से या रेडियो से जो हम सुनते हैं वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होता है। भले ही कभी कभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती है, लेकिन अक्सर ऑथेंटिक होता है। तो हमको ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि डिक्शनरी के यूज़ को बढ़ावा देगा? वाक्य के भाग ढूंढना, है ना, वाक्य के भाग ढूंढना, किसी वाक्य के अंदर जो शब्द है उसको ढूंढना। संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, ये भी ठीक है, बढ़ावा देता है। आप डिक्शनरी खोल के आप एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, उस वर्ड के मीनिंग को देखना, अलग अलग मीनिंग को देखना और संदर्भ में सेलेक्टिव मीनिंग को लेना और समझना। शब्द के वर्तनी को जानना, यानी कि शब्द का क्या प्रोनाउंसिएशन है, वर्तनी क्या है, उसको जानना, है ना, ये भी प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना, यानी कि कोई भी नया शब्द आया आप शिक्षक से पूछ रहे हैं, इससे शब्दकोश का प्रयोग को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि कोई भी नया शब्द आ रहा आप टीचर से पूछ रहे हैं, तो आप डिक्शनरी देख कहाँ रहे हैं, शब्दकोश देख कहाँ रहे हैं, इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा। यही एक ऑप्शन गलत। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा शब्दकोश को बढ़ावा नहीं देगा, तो प्रत्येक नए शब्द के लिए जब शिक्षक से बच्चा पूछेगा तो वो डिक्शनरी देख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर करता है, ये तो क्वेश्चन हो गया है, चलिए इसको स्किप करते हैं। आरंभ में पृथक उदाहरण
के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियम का अभ्यास करना। पृथक उदाहरण यानी कि कोई अलग से आप एग्जाम्पल देके बच्चों को बार बार एक ही नियम पर फोकस करा रहे हैं। सेंटर नियम है इस क्वेश्चन में, और से देखिएगा, नियम का अभ्यास कराना बार बार, है ना। सेंटर क्या नियम है, तो इससे क्या होगा, एक नियम को सेंटर बनाकर कोई दूसरा एग्जाम्पल, अलग एग्जाम्पल लेके आप नियम को कंठस्थ करा रहे हैं। संदर्भ में व्याकरण की विशेषता, इसमें कोई सी व्याकरण की बात नहीं कही गई है। संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, है ना। संदर्भ में व्याकरण, इसमें कोई संदर्भ नहीं बताया जा रहा है ना। संदर्भ में यानी कि कोई आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उस पैराग्राफ में कोई ग्रामेटिकल लफ्ज़ आया तो उसको आप समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, उसमें नेमिंग वर्ड्स आ गए तो आप नेमिंग नाउन्स को समझा रहे हैं, तो उस तरह के संदर्भ में आप नहीं समझा रहे हैं ना। निगमन उपागम की विशेषता है, यानी कि डिडक्टिव मेथड की विशेषता है, सही बात है। डिडक्टिव मेथड है, नियम से उदाहरण की तरफ जा रहा है, उदाहरण से नियम की तरफ नहीं। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले एग्जाम्पल आ रहा है फिर नियम आ रहा है, तो उदाहरण से एग्जाम्पल की तरफ, है ना, इंडक्टिव मेथड होता है। लेकिन यहाँ नियम से उदाहरण यानी कि फोकस किस पर है, नियम पर है, तो वो निगमन उपागम की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निगमन उपागम की सीमा है ना, निगमन उपागम की सीमा नहीं है बल्कि एक विशेषता है और बेहतर मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से स्पष्ट करना चाहिए। गतिविधि के माध्यम से आप व्याकरण को समझाना चाहिए। क्यों समझाना चाहिए, इसका क्या लाभ होता है, चलिए ऑप्शंस को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षार्थियों को कक्ष में ही नियमों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षार्थियों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। शिक्षार्थियों को इसे करने ना करने की आज़ादी मिलती है। शिक्षार्थियों को इससे अपने कार्य की मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है। देखिएगा, गतिविधि के माध्यम से आप व्याकरण को समझा रहे हैं, इसमें याद नहीं करना पड़ेगा बच्चे को, बल्कि फ़ौरन बात समझ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को गौर से पढ़िएगा, शिक्षार्थियों को कक्षा में ही नियमों को समझने में सहायता मिलता है, यानी कि जब गतिविधि के माध्यम से बता रहे हैं तो बच्चा बहुत आसानी से नियम को समझ जा रहा है, उसको नियम याद नहीं करना पड़ता है। नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, ये इसमें कोई नियंत्रण की बात नहीं कही गई है। करने ना करने की आज़ादी मिलती है, इस तरह की कोई बात क्वेश्चंस में नहीं है, है ना। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा कि जब बच्चे को आप व्याकरण गतिविधि के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से ग्रामर्स के रूल आप समझाएंगे तो बच्चों को याद रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बहुत इजीली वो समझ जाता है जब वह आप क्लास में ही होते हैं, है ना। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गो एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आपका प्रिपरेशन इसी तरह बेहतर ढंग से चलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।